हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1919 के संदर्भ में। हम देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 क्यों लाया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले इसको जानने के पहले हम उसका इतिहास जानेंगे कि 1919 के पहले कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसके संदर्भ में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि मॉन्टेग्यू की घोषणा क्या थी, ये देखेंगे। और इस अधिनियम की 1919 के अधिनियम की खास विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उन विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही 1919 के जो अधिनियम है, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, उसके दोषों को भी देखेंगे कि उसमें क्या कमियां रही, उन कमियों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अधिनियम 1919 के पहले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो 1919 के अधिनियम के पहले एक अधिनियम आया था 1909 का, जिसे मार्लो मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसके खास जो उद्देश्य है 1909 के अधिनियम के, वो ये थे कि ब्रिटिश सरकार जो उदारवादियों को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन 1909 के अधिनियम के द्वारा जो उद्देश्य, जो लक्ष्य रखा गया था उदारवादियों को प्रसन्न करने का, उसमें ब्रिटिश सरकार सफल नहीं हो पाई है, वह असफल रही। दूसरी बात यह है कि उनका जो उद्देश्य था वो था क्रांतिकारी विचारधाराओं को दबाना या क्रांतिकारी विचारधाराओं पर अंकुश लगाना, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से वह क्रांतिकारी विचारधाराओं पर, उग्रवादी विचारधाराओं पर भी अंकुश नहीं लगा पाए। इस प्रकार वो असफल रहे। और इसी समय में बम के सिद्धांत का भी विकास हुआ, अर्थात लॉर्ड हार्डिंग पर भी बम फेंकने का प्रयास किया गया क्रांतिकारियों के माध्यम से। अतः इन सभी बातों को देखते हुए 1909 का जो अधिनियम है वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका, अर्थात वह असफल रहा। फिर देखते हैं कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, उसे 1911 में रद्द कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि इसके रद्द होने से मुस्लिम कम्युनिटी जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ हो गई। और दूसरी बात हुई, 1914 में दूसरी घटना घटित हुई, और वो घटना थी ब्रिटेन द्वारा टर्की पर आक्रमण कर देना, टर्की पर हमला कर देना। टर्की पर हमला करने से भी भारतीय मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध हो गए, उनसे नाराज़ हो गए, क्योंकि टर्की जो था एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र था। इस कारण से यहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो टर्की पर हमला किया, उससे भी मुसलमान नाराज़ हो गए। अगली जो खास घटना है वो है 1916 की। 1916 में कांग्रेस और लीग में लखनऊ में एक समझौता हो गया। परिणाम ये हुआ कि इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप लीग और कांग्रेस में लखनऊ में एक समझौता हो गया। और दूसरी एक बात ये हुई कि 1916 में ही उदारवादी दल और उदारवादी दल की कांग्रेस में वापसी हो गई। जो उदारवादी दल 1907 में जो कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उदारवादी दल और उग्रवादी दल दो भागों में बढ़ चुकी थी। तो अतः उदारवादी दल जो 1907 में अलग हो गया था, उसकी कांग्रेस में पुनः वापसी हो गई। अगली एक घटना घटी 1916 में ही। 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में ही। और इस प्रकार ये सारी जो घटनाएं घटित हुई है वो हुई है 1919 के पहले। अब बात करते हैं कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम जो आया, तो वो किस प्रकार से आया। तो सबसे पहली बात ये हुई कि 1917 में 7 जुलाई 1917 को मॉन्टेस्क्यू जो है भारत सचिव के पद पर आसीन हो गए। और भारत सचिव के पद पर आसीन होने के बाद उन्होंने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा करी। और वो घोषणा के प्रमुख बिंदु ये थे कि भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन में शामिल करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और उत्तरदायी शासन के मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं होगी उनका मिलकर के समाधान करना। अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीय गवर्नमेंट जो है वो मिलकर के उत्तरदायी शासन के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण निकालेंगे। ये प्रमुख घोषणाएं थी। ये घोषणाएं मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किए जाने पर भारत में एक उम्मीद की लहर जाग उठी, उम्मीद की किरण जाग उठी। और यहाँ के विद्वानों ने या राजनीतिज्ञ ने और यहाँ के लोगों ने इस घोषणा को
एक युग का अंत और नवीन युग के प्रारंभ के रूप में देखा। और भी इसे नाम दिए गए। इस घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा की संज्ञा दी गई और इस प्रकार भारत में एक नई किरण देखी गई जिससे कि भारत की स्वतंत्रता या भारत के भारतीयों के अधिकारों की बात की जाती थी। अब बात करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के बाद, अब मॉन्टेस्क्यू की घोषणा के बाद में हुआ ये कि मॉन्टेस्क्यू 1917 में जब घोषणा किया और उसके बाद इनकी मुलाकात हुई तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से और लॉर्ड चेम्सफोर्ड से इनकी मुलाकात होने के बाद 1918 में एक इन्होंने संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट बनाई। संवैधानिक सुधारों पर एक रिपोर्ट बनाई और इस संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट बनाकर उन्होंने उस रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सम्मुख रखा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित कर दिया। और ख़ास बात यह है कि ये जो अधिनियम है 1919 में तो पारित हुआ, लेकिन ये जो है लागू हुआ 1921 में। 1921 में यह अधिनियम जो है वो लागू हो गया। फिर बात करते हैं कि इस अधिनियम की खास विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या देखने में मिलता है इस अधिनियम में 1919 के। तो पहली इसकी खास विशेषता ये है कि भारतीय विधान मुख्य रूप से लिखित था, अर्थात 1919 का जो अधिनियम बनाया गया वह लिखित रूप में था। दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि वह जो विधान परिषद है वो व्यवस्थापिका जो है व्यवस्थापिका के की सलाह लिए बगैर भी वह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता था, ऐसा उसे गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए। दूसरी बात, तीसरी विशेषता ये देखी गई कि इस अधिनियम में एकात्मक शासन के लक्षण पाए गए। एकात्मक शासन के लक्षण से आशय ये है कि प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित किया गया और प्रांतीय व्यवस्थापिका को केंद्र के अधीन कर दिया गया। ये एक खास विशेषता देखी गई। चौथी विशेषता ये है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में वृद्धि कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कुल जो सदस्य संख्या थी वो 8 थी। इस 8 में 3 भारतीय सदस्यों का होना नितांत आवश्यक कर दिया गया, जो 1909 के अधिनियम में ये संख्या भारतीयों की 1 थी। 1 को बढ़ाकर ये संख्या 3 कर दी गई और इस प्रकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में वृद्धि की गई। पांचवी विशेषता है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर, अर्थात इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतों को भी अधिकार संपन्न बनाया गया, अधिकारों का सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और प्रांतों को प्रशासन व राजस्व पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, जैसे कि टैक्स लगाना या राजस्व इकट्ठा करना आदि ऐसे कुछ अधिकार जो हैं वो प्रांतों को दे दिए गए और इस प्रकार विकेंद्रीकरण किया गया। छठवीं विशेषता देखी जाती शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन अर्थात इसमें शक्ति का विभाजन किया गया, सत्ता का विभाजन किया गया। एक है केंद्र में और दूसरा है प्रांतों में। तो इस प्रकार केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया। जैसे आप वर्तमान संविधान में यदि देखते हैं तो वर्तमान संविधान में भी संघ सूची और राज्य सूची है ना, ये 2 सूचियां देखी जाती है और एक तीसरी है समवर्ती सूची। तो जिस प्रकार से भारतीय संविधान में वर्तमान में शक्ति का विभाजन किया गया केंद्र और प्रांतों के बीच, वो जो केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजन किया गया, ये जो विभाजन ये लिया गया 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम में केंद्र के पास जो अधिकार थे, जो शक्तियाँ थी, वे थी विदेश, सेना, रेल, आय, डाकतार, जहाजरानी आदि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने का या नियम बनाने का या कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास सुरक्षित रखा गया। दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, जेल, पुलिस, कृषि आदि ऐसे विषय थे जो प्रांतों को दिए गए और इस प्रकार इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
प्रांतों को दे दिया गया। इस प्रकार शक्ति का विभाजन कर दिया गया केंद्र और प्रांतों के बीच में। सातवीं विशेषता है इसकी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना से आशय ये है कि यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था स्थापित की गई। दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात एक हो गया आरक्षित और दूसरा हो गया हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय के अंतर्गत जो गवर्नर जो था वह कार्यपालिका परिषद के माध्यम से या उनकी सहायता से शासन करता था। गवर्नर जो था वह कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था और यहाँ पर हस्तांतरित विषयों में गवर्नर जो था वह विधान परिषद के जो सदस्य होते थे उनकी सलाह से कार्य करता था। इस प्रकार से द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, दोहरी शासन व्यवस्था कर दी गई। आठवीं विशेषता इंडिया काउंसिल में परिवर्तन। इंडिया काउंसिल में परिवर्तन से आशय यह है कि इंडिया काउंसिल का जो कार्यकाल था वो 7 वर्ष का था, जिसे 1919 के इस एक्ट के माध्यम से इसके कार्यकाल को घटाकर अब इसका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार इंडिया काउंसिल में परिवर्तन कर दिया गया। अगली विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया या सांप्रदायिक निर्वाचन का जो एक्ट है वो लाया गया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत। अर्थात ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जो है वह मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था और हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसका और भी विस्तार कर दिया गया। और भी विस्तार अर्थात अब यह मुस्लिमों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि सिखों को, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को भी के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। और इस प्रकार भारतीय एकता को तोड़ने का और एक बड़ा जो प्रयास है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। अगली विशेषता है मताधिकार का विस्तार। मताधिकार का विस्तार से आशय ये है कि 1909 के अधिनियम में संपत्ति और उपाधियां ये रखा गया था आधार मत देने के अधिकार के लिए। तो इसका अब 1919 के अधिनियम में विस्तार किया गया और विस्तार करते हुए इसके लिए मत देने के अधिकार का आधार बनाया गया संपत्ति कर और शिक्षा। और इस प्रकार इस अधिनियम में 10% जो है इसमें वृद्धि कर दी गई। और इसी अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहली बार, ये याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा, सबसे पहली बार 1919 के अधिनियम में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। यहीं से महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है 1919 के अधिनियम से ही दिया जाने लगा। ये याद रखने वाली बात है। फिर है नरेश मंडल की स्थापना। इस एक्ट के माध्यम से एक नरेश मंडल की स्थापना की गई जो गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए बनाई गई थी। फिर है इसी एक्ट के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जो अभी आप लोक सेवा आयोग आप वर्तमान में देखते हैं, इस लोक सेवा आयोग का गठन भी 1919 के अधिनियम में किया गया। याद रखने योग्य बातें हैं क्योंकि ये प्रश्नों में आ सकते हैं। इसी एक्ट के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG का सुझाव भी यहीं पर दिया गया, इसी एक्ट में दिया गया 1919 के एक्ट में। ये टॉपिक 1919 का जो एक्ट है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना और इसकी सारी जो विशेषता है उसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि इसके दोष क्या क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो इसके विशेषताओं में ही छिपा हुआ है। एक विशेषता है इसके सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जो विस्तार किया गया
ये विशेषता यहाँ दिखाई देती है, लेकिन ये सबसे बड़ा दोष है। भारतीयों को एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कूटनीतिक चाल चली और जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए की गई थी उसको और उसका विस्तार करते हुए अन्य जो कम्युनिटी है जैसे सिख है, यूरोपीय है और आंग्ल भारतीय और ईसाई है उनके लिए भी कर दी गई। अगली और इसके कुछ दोष देखते हैं, तो वो दोष है कि इस अधिनियम में अनेक कमियां थी, अनेक दोष थे। यह भारतीयों की आकांक्षाओं को एक सिरे से नकार रहा था ये अधिनियम 1919। उदाहरण के लिए इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत सीमित कर दिया गया। केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था, न ही केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन दो स्वतंत्र भागों में बांटा गया था, राजनीतिक सिद्धांत व व्यवहार के जो विरुद्ध था। इस अधिनियम में विषयों का जो आरक्षित और हस्तांतरित बंटवारा किया गया था वह भी अव्यवहारिक था। उस समय मद्रास के मंत्री रहे के.वी. रेड्डी ने व्यंग करते हुए कहा था कि मैं विकास मंत्री तो हूं किंतु मेरे अधीन वन नहीं है। मैं सिंचाई मंत्री तो था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। इसका आशय ये है कि ये जो मंत्री बनाए गए थे व्यवस्थापिका में, ये केवल नाम मात्र के मंत्री बनाए गए थे जिनकी न तो नौकरशाही सुनती थी और ना ही कोई और इनकी बातों को सुनता था, बल्कि इनके मंत्रियों के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णयों में इनकी सलाह भी नहीं ली जाती थी। इस प्रकार इन मंत्रियों की पूर्णतः उपेक्षा की गई। इन सभी दोषों के कारण हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन ने इस अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी कहकर इसकी आलोचना की और वहीं पर महात्मा गांधी ने ये कहा कि इन सुधारों को भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का अंग बताया महात्मा गांधी जी ने, और इन्होंने भी 1919 के अधिनियम की आलोचना किया। तो इस प्रकार तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी 1919 का जो अधिनियम था वह कुछ बातों को लेकर महत्वपूर्ण था, जिसकी कई बातें और कई विषयों को भारतीय संविधान में आज भी लिया गया है। चूँकि जो मॉन्टेस्क्यू जो थे वो एक उदारवादी नेता थे और उदारवादी नेता होने के कारण उन्होंने भारत के प्रति एक उदार रवैया अपनाया था और इसी कारण उन्होंने एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की एक घोषणा करी थी जिससे भारतीयों में एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी। तो इस प्रकार ये पूरा हो गया 1919 का अधिनियम जो मैंने आपके समक्ष रखा। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी और इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो बहुत सारे तथ्य हैं वो आपको परीक्षाओं में मदद करेंगे। मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा।